क्या हमने तो क्या सर्टिफिकेट मिलता है कि हमने 4 साल कोचिंग किया है नीट का? हमने भाई तूने 4 मैंने 2 ही साल किया है, मैं तुम्हारा जूनियर हूँ, तू सीनियर रहोगे, ऐसा नहीं हुआ है क्या? भाई उसने तो 6 साल कोचिंग किया था यार, A1 डॉक्टर बनेगा, ऐसा होता है? नहीं होता ना। 6 साल करो, 12 साल करो, टाइम वेस्ट करो, पैसा वेस्ट करो भाई। 8 साल कोचिंग किए हैं, कुछ नहीं भी खर्च किया, 25 लाख खर्च किए होंगे, 8 साल के बाद अब्रॉड गए हैं। बुर्बक हो क्या जी? 8 साल अटेम्प्ट दिए हो तब अब्रॉड जा रहे हो, जब 8 साल दिए तो 2 साल और दे लो, यहीं पे रहो। जब 8 साल वेस्ट किए, तुम्हारा मेडिकल भी कंप्लीट हो जाता, तुम्हारा मास्टर्स भी हो जाता, अब तुम अब्रॉड जा रहे हो। क्यों वेस्ट करना है? हम तो बोलेंगे 1 महीना भी क्यों वेस्ट करना है? 12th कीजिए, नीट दीजिए और निकलिए। डॉक्टर होता है वहां से पढ़ के, यहाँ से अब तो एग्जाम भी हो गया, अब तो इंडिया के बच्चे भी वही एग्जाम देंगे जो आप दे रहे हो। तो पहले वाली बात भी नहीं रहेगी कि भैया बाहर से करके आइए तो एग्जाम देना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एवरीवन, मैं अक्षिता त्यागी, ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड से। तो जैसे कि आपने देखी होगी हमारी पहली वीडियो हमारी कलीग तनुष्का त्यागी के साथ, तो मैं दूसरा पार्ट लेके आई हूँ इस वीडियो का, क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए कुछ अहम सवालों के जवाब जानते हैं मेरे डायरेक्टर डॉक्टर मृणाल कुमार रॉय से। तो आइए जानते हैं हमारे सर से। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से स्टडी के लिए जाते हैं, अधिकतर उनके मन में डाउट होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। वो ये बोलते हैं कि एडमिशन से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, तो वो कैसे क्लियर कर पाएंगे? आइए जानते हैं सर से। सबसे पहली बात कि जो अब्रॉड में MBBS करने जा रहे हैं, जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, सबसे पहली बात है कि हम क्लियरली अनाउंस जो करते हैं डायरेक्ट एडमिशन, नो डोनेशन, है ना? डायरेक्ट एडमिशन की बात हम करते हैं। तो जहाँ भी हम डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहे हैं वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का कोई जगह ही नहीं है। हाँ जी। वो तो होगा ही नहीं। इन लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, अगर एंट्रेंस टेस्ट होता तो हम डायरेक्ट एडमिशन क्यों बोलते हैं? अब पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि टेस्ट बच्चों को निकालने के लिए लिया जाता है, ना कि सिलेक्ट करने के लिए अच्छे बच्चे को। टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि हमें हुनरमंद स्टूडेंट्स को चूज करना है, हमारी कैपेसिटी नहीं है उनको निकालने के लिए। वहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ जी। वहाँ तो बच्चे जा ही इसलिए रहे कि कंफर्म सीट मिले और हम अपना सपना पूरा कर सकें, अपना टाइम बचा सकें, अब कम पैसे में अपना सपना पूरा करें। क्योंकि इंडिया में जाएँ प्राइवेट कॉलेजेस में, एक सीट की इस बार की बात करूँ तो 1 CR 1 करोड़ से ऊपर था। 1 CR प्लस खर्च लग रहा है, डोनेशन एंड ऑल ऐड कर दिया जाए तो 1 CR एक मिडिल क्लास फैमिली का है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? हाँ, और जिस कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं रसिया में जहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट होती है, हाँ बात सही है, झूठ नहीं है, बट जहाँ ये टेस्ट होती है वहाँ पहले ही बच्चे को बता दिया जाता है। और हालांकि अधिकतर कोशिश रहती है कि उस टेस्ट को ऑनलाइन ही करवा दिया जाए, कि बच्चा इससे पहले कि इंडिया से वहाँ जाए वो टेस्ट दे ले पहले ही, और वो श्योर हो जाए कि उसे कितना नंबर आ रहा है। होता क्या है कि जैसे हम लोग हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अब सभी यूनिवर्सिटी के साथ तो नहीं हो सकती है, जिसके साथ जितने कैपेसिटी है हमारी भी कॉन्ट्रैक्ट है। हर यूनिवर्सिटी में कहीं पे एक्सक्लूसिव राइट है, केवल हम ही काम कर सकते हैं, ड्रीम MBBS ही एडमिशन करा सकती है। कहीं पे हमने सीट्स ले रखे हैं जो एक्सक्लूसिव नहीं देता है, वहाँ पे कुछ 20, 25, 30, 35 सीट्स ले रखे हैं। उस सीट्स पे हम जिसको भेजें, तो वहाँ टेस्ट वाली कोई बात नहीं है जी। ठीक है। तो टेस्ट के लिए चिंता नहीं लेना है, और जहाँ टेस्ट होता है वहाँ पहले ही बता देते हैं यहाँ टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश रहती है। क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है ना कि अगर आप एक बार हमारे पास आ गए तो आपका एडमिशन होना, आपका पढ़ाई, सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं से भी करवाएं, हमको करवाना है। इसके लिए आप चिंतित बिल्कुल नहीं, 1% भी चिंता ना करें टेस्ट वेस्ट को लेके। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर से कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि MCI का पासिंग रेट फिलीपींस का काफ़ी बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि वो फिलीपींस को छोड़कर काफ़ी मतलब दूसरी कंट्री में क्यों एडमिशन ले। देखिए, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ जी। फिलीपींस में पढ़ाई अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बेहतरीन पढ़ाई है फिलीपींस में। वही पढ़ाई सेम टू सेम यूक्रेन में भी है, वही पढ़ाई रसिया में होती है, वही पढ़ाई कजाकिस्तान, वही पढ़ाई के लिए सारे में हमेशा बोलते आया हूँ, हर बार 10 बार, और आगे भी बार बार यही बात बोलूँगा कि अब्रॉड में जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी कंट्रीज है, सब जगह का मेडिकल का लेवल एक ही है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, सब एक जैसे हैं। ठीक है। फिर आप पूछोगे फिलीपींस का पासिंग रेट इतना ज़्यादा क्यों है? जी। है ना, क्यों है? ठीक है। फिलीपींस की कोई भी यूनिवर्सिटी आप बताइए जिसकी पैकेज 25 लाख 30 लाख से कम का हो, नहीं है। आप ओवरऑल ऐड करके पहुंचोगे तो 40 लाख, 35 to 40 लाख, 35 से 40 लाख रुपया लग जाएगा आपको मेडिकल कंप्लीट करने में फिलीपींस से। एक्सपेंसिव है। तो
होता क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कितने लोग वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अब रसिया में देखिए 15 से 20 लाख में मेडिकल हो जा रहा है, ठीक है। फिलीपींस में 35 से 40 लाख में हो रहा है, डबल का रेट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा कहाँ जाएंगे, जहाँ चीपर मेडिसिन के लिए ही तो हम बाहर जा रहे हैं, तो ज़्यादा कहाँ जाएंगे रसिया। जहाँ 35 से 40 लाख वहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं फिलीपींस में, बहुत ही कम। अब तो वही बात हो गई कि 10 बच्चे ही हैं तो इसमें क्या पासिंग रेट जी। है ना, 10 ही बच्चे हैं तो इसमें पासिंग रेट तो हमेशा अच्छा होगा ना, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, ठीक है। और पढ़ाई तो ऑफकोर्स अच्छी है, पढ़ाई की मैं बुराई तो कर ही नहीं सकता हूँ ना, पढ़ाई सब जगह अच्छी है। और एक रीज़न है जहाँ जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, कि फिलीपींस से जो बच्चे जाते हैं स्टडी करने, उनका फुल फोकस स्टडी पे होता है। क्योंकि एक तो इतना पैसा दे के वही जाता है जिसको पढ़ना है, जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर, जिसे सही में मेडिसिन करना है। गार्जियन का इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो जो इतना पैसा लगाता है वो पढ़ाई में फोकस करता है वहाँ पे। और जेन्युइन बच्चे ही जाते हैं और वहाँ पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। रसिया में क्या सीन है, सस्ता है। मैं खुद देखता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने गए हैं 100 में से 10, 15 से 20 बच्चे ही होते हैं जो सही में पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है। पिछली वीडियो में इस बारे में बात हुई थी कि बच्चे में पूरी काबिलियत है, ये 1 डॉक्टर बनेगा, फोकस नहीं करते हैं, होता है ना लॉस ऑफ फोकस। अब जहाँ फोकस ही नहीं होगा पढ़ाई कैसे होगा। फिर वो वहाँ से वो लौट के आते हैं बाहर से, तो यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, नहीं कर पाते हैं पहले अटेम्प्ट में। यही तो बना MCI पासिंग रेट। फिर इन्हें होश आता है कि अरे यार अब तो बेइज्जती हो रही है, अब यहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे फोकस करते हैं, 1 साल और एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो पासिंग रेट डाउन। तो रसिया इधर जो भी जाते हैं सस्ता होने की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, भर भर के जाते हैं, तो पासिंग रेट वगैरह को हम यहाँ पे वैल्यू देंगे ही नहीं। सब कंट्री में अच्छी पढ़ाई है, चाहे फिलीपींस हो, चाहे रसिया, चाहे यूक्रेन, चाहे कजाकिस्तान, चाहे अजरबैजान, चाहे उज्बेकिस्तान। आप किसी भी कंट्री का नाम लो, मेडिकल की पढ़ाई एक जैसी है। अब कहीं पैकेज ज़्यादा है, कहीं पैकेज कम है, किसी कॉलेज की डिमांड ज़्यादा है, किसी कॉलेज की कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस कॉलेज की मार्केटिंग कैसी की गई। आजकल आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो जो भी एजुकेशन कंसल्टेंट उनका कॉन्ट्रैक्टर था, पार्टनर था, उसने इंडिया में उसकी मार्केटिंग कैसे की, जिस लेवल से मार्केटिंग की वैसा यूनिवर्सिटी है। हाँ जी। तो लोगों को लगता है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि महंगा है तो अच्छी है, इसका डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा फेसबुक पे दिख रहा है, इंस्टा पे दिख रहा है तो अच्छी है। सब मार्केटिंग का खेल है और कुछ नहीं। सारे कॉलेज एक जैसे हैं, चाहे वो 15 लाख का है, चाहे वो 50 लाख का है, पढ़ाई एक जैसी है। अच्छे डॉक्टर बनोगे, चाहे फिलीपींस हो, चाहे कजाकिस्तान हो। तो ये बात मन से निकाल दीजिए, अच्छा और बुरा वाला। आप कहाँ पे कंफर्टेबल होगे, कहाँ पे आप अडेप्ट कर जाओगे, उस पे जाओ। पढ़ाई सब एक है। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन है सर से कि मेन कंसर्न जो स्टूडेंट्स बात करते हैं पेरेंट्स से भी, तो अधिकतर उनका मेन कंसर्न होता है इंडिया। तो वो ये बोलते हैं कि इंडिया को छोड़कर अब्रॉड से हम क्यों करें। बच्चा 3-4 साल वेस्ट करता है इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो अब्रॉड से ही क्यों करें। ठीक है, और ऑप्शन बताइए है क्या हमारे पास। इंडिया में 17 लाख फॉर्म जा रहे हैं, सीट्स कितनी हैं? 50,000 गवर्नमेंट। चलो प्राइवेट भी मिला लेते हैं, चलिए डोनेशन भूल गए, 1 लाख है, चलिए डोनेशन क्या है 1 करोड़, चलिए मामूली बात है 1 करोड़, हर घर में पैसा पड़ा हुआ है 1 करोड़, ठीक है, हर घर में पैसा पड़ा हुआ है, हम यही मान लेते हैं। तो भी जो बच्चे 16 लाख बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? अब्रॉड। फिर ट्राई करेंगे 3 से 4 साल वेस्ट, कोचिंग को दिया, हर साल 3-3 लाख 2-2 लाख रहने वहने का जोड़ दे 4 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए तो डाल दिए कोचिंग में। 4 साल का टाइम भी वेस्ट हुआ। जी। वापस आने की बात, अभी तो गए ही नहीं, पैसा भी दिया, कोचिंग में टाइम भी वेस्ट किया, और किया क्या? एक सीट के लिए जिस पढ़ाई की मैं पिछली वीडियो में ही बोल रहा था कोई वैल्यू नहीं है, जिस पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है उस पर पैसा बर्बाद। क्या हमने तो क्या सर्टिफिकेट मिलता है कि हमने 4 साल कोचिंग किया है नीट का? हमने भाई मैंने 2 ही साल किया है, मैं तुम्हारा जूनियर हूँ, तो सीनियर रहोगे, ऐसा कहीं हुआ है क्या? भाई उसने तो 6 साल कोचिंग किया था यार, A1 डॉक्टर बनेगा, ऐसा होता है? नहीं होता ना। 6 साल करो, 12 साल करो, टाइम वेस्ट करो, पैसा वेस्ट करो, भाई क्यों करें? प्रोबेबिलिटी और चांसेस सब निकालो, कितने % चांस है वेस्ट कर, और क्यों है। हाँ ठीक है, मैं कहता कि वेस्ट करो, अगर उस पढ़ाई का एक सर्टिफिकेट मिलता, कोई यूज होता। हम किसी कोचिंग संस्था में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट देना, और सर्टिफिकेट पे कहीं जॉब मिले, बिल्कुल हम खुद करेंगे, हम बोलेंगे कि आप करो। अगर हम किसी कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हमें सर्टिफिकेट दे कि तुमने मेरे यहाँ 4 साल कोचिंग किया है, इस पे जॉब मिलेगा, जाओ जॉब ले लो, जब लेके आओ जॉब मिलेगा क्या? तो वेस्ट है ना। क्यों करे वेस्ट? ऑप्शंस क्या है? सीट्स है नहीं तो MBBS से अब्रॉड से करके आ जाते हैं ना।
उसी पैसा में जो कोचिंग बर्बाद की हो। ऐसे ऐसे लड़कों को मैंने देखा है जो 8 साल कोचिंग किए हैं, कुछ नहीं भी खर्च किया, 25 लाख खर्च किए होंगे, 8 साल के बाद अब्रॉड गए हैं। अरे बुर्बक हो क्या जी? 8 साल अटेम्प्ट दिए हो तब अब्रॉड जा रहे हो। जब 8 साल दिए तो 2 साल और दे लो, यहीं पे रहो। जब 8 साल वेस्ट किए, तुम्हारा मेडिकल भी कंप्लीट हो जाता, तुम्हारा मास्टर्स भी हो जाता, अब तुम अब्रॉड जा रहे हो। सही समय पे सही डिसीजन ना लिया जाए, ठीक है, वही डिसीजन अच्छा है, वही डिसीजन बुरा है। टाइम पर लिए तो अच्छा है, टाइम पे ना लीजिए तो बुरा है। जी। क्यों वेस्ट करना है? हम तो बोलेंगे 1 महीना भी क्यों वेस्ट करना है? 12th कीजिए, नीट दीजिए और निकलिए। डॉक्टर होता है वहाँ से पढ़ के, यहाँ से। अब तो एग्जाम भी हो गया, अब तो इंडिया के बच्चे भी वही एग्जाम देंगे जो आप दे रहे हो। तो पहले वाली बात भी नहीं रहेगी कि भैया बाहर से करके आइए तो एग्जाम देना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब एग्जाम तो सबको देना है, चाहे इंडिया या अब्रॉड, दोनों को देना है भाई। तो क्यों वेस्ट करना है? तो बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, और कुछ नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि FMG और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, समझने वालों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, जी। नहीं समझने वालों के लिए डिफरेंस है। अब बहुत लोग बहुत चिक्का हो गए हैं, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो नेक्स्ट आ गया, आप कैसे करेंगे? भाई तुम लोग तो फंस गए। अब इंडिया वाले अलग परेशान है कि भाई अब कैसे होगा, FMG ठीक था। मतलब जो चीज़ होता है पास में वो अच्छा नहीं लगता, जो नहीं होता वो बड़ा अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट, अभी तक FMG था तो खराब है, अब FMG चला गया, नेक्स्ट आ गया तो नेक्स्ट खराब हो गया, FMG अच्छा हो गया। दोनों सेम है। FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन और नेक्स्ट दोनों सेम है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। और फ़ायदा हो गया नेक्स्ट आने से। अब नीट PG जो नहीं देना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट में 2 कर। अब लोगों को क्या लग रहा है ना कि अब दो स्टेप में होने वाला है नेक्स्ट, 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2। भैया पहले तो एक ही एग्जाम था। नहीं, एग्जाम तो एक ही है, उसका मतलब समझिए ना। नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 का क्या मतलब है? FMG इज इक्वल टू नेक्स्ट 1, जो पहला नेक्स्ट हो रहा है वो FMG ही है, लाइसेंसिंग वहीं से होगा। सेकेंड वाला जो हो रहा है भैया आपके PG के लिए हो रहा है, ठीक है, वो PG के लिए हो रहा है, तो वो टेंशन ही नहीं है, उसको भूल जाइए, ख़त्म कीजिए। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि फ़ी यूनिवर्सिटी को ही देनी होती है। मतलब काफ़ी कंसल्टेंसी वाले ऐसे करते हैं, पेरेंट्स के साथ काफ़ी फ्रॉड भी हुआ है कि 6 साल की फ़ी वो यूनिवर्सिटी की वहाँ पर ना देने की बजाय कंसल्टेंसी में ले लेते हैं, तो ऐसा क्यों? इसमें देखिए, कोई एक तरफ से देखा जाए, अगर अच्छा कंसल्टेंट है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए 2 तरह की बात होता है। जी। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहा है, ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। उस पर लिखा होता है सारी बातें, A to Z, स्टूडेंट्स के नेम, फादर्स नेम, पढ़ाई करने आ रहा है, क्या क्या गलती उसको नहीं करना है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के रहते यूनिवर्सिटी भी आपको यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल सकती है, जब तक आपने कुछ ऐसा ना किया हो जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है, आपने ऐसा कुछ किया नहीं, यूनिवर्सिटी आपको निकाल नहीं सकती है। क्लियर लॉजिक है? जी। तो होता क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी के साथ बच्चे का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, उसमें बच्चे को फी यूनिवर्सिटी में जमा करना चाहिए, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को जमा करो। क्यों किसी के एजुकेशन कंसल्टेंट को देना है? क्या पता इन्होंने टाइम पे जमा नहीं किया। ऐसा बहुत से केसेस हमारे सामने हैं जहां हमने ये देखा है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है, देखिए क्या, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मैं हूँ पार्टी A, ठीक है, मैं कंसल्टेंट हूँ। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी B, मैं गया यूनिवर्सिटी के पास, उनसे बोला कि आप काम करो, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो, मेरे अलावा आपके पास कोई एडमिशन ना करा पाए, कोई भी नहीं। अच्छी कॉलेज है कोई, हमने ले ली। कॉलेज बोला ठीक है भाई, दे दिया, आप कितना सीट दोगे, कितने बच्चे हैं? चलो 100 सीट आपको मिनिमम मिलेंगे, 100 बच्चे आएंगे हर साल पढ़ने, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 100 बच्चे पढ़ने जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी का क्या होता है ना कि बच्चे से अब कोई लेना देना है नहीं, उनका ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कंसल्टेंट, मतलब एजुकेशन कंसल्टेंट से, और उनका सीट फिक्स है, इतना बच्चा देंगे। तो इसमें होता है क्या कि जो बच्चे का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंसल्टेंट के साथ होता है, एजुकेशन कंसल्टेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और एक साइन होता है यूनिवर्सिटी के साथ, मतलब बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बीच में कंसल्टेंट रहता है। तो वो फीस जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर लेता है, कंसल्टेंट, और जाके और जमा करता है यूनिवर्सिटी के पास। इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ अंदर की बातें हैं। ये करने से फ़ायदे क्या होते हैं कि कॉलेज हमेशा एक आदमी के पास रहता है, 10 लोग, देखो जिस कॉलेज में 10 आदमी 20 आदमी काम करने लगे, अब समझ जाओ कि वो कॉलेज जो है फेमस है बहुत। जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ है ना, स्टार्टिंग में सबके पास कोई एक ही कंसल्टेंट रहता है,
जो एक्सक्लूसिव राइट के साथ काम करता है। जब वो धीरे धीरे फेमस होने लगते हैं, इंडिया में लोग उनको जानने लगते हैं कॉलेज को। मैंने क्या बोला कि सारे कॉलेज एक जैसे हैं, अच्छी हो या बुरी। अब किसी एक ने मार्केटिंग करते करते कॉलेज का रेपुटेशन अच्छी हो गई है, सब लोग, क्यों, पढ़ाई तो अच्छी होनी ही है, पढ़ाई खराब नहीं होनी है, तो 10 लोग जाके वहाँ काम करने लगते हैं। नए नए में कोई नहीं जाना चाहता है। पिछली साल हमारी जो कॉलेज थी साउथ उराल, उसमें पहला बैच गया है इंडियन का। हमने सबको बोला भी, किसी को धोखा नहीं दिया गया, स्टूडेंट्स को बोला गया है कि आप लोग का जो है फर्स्ट बैच है इंडियन स्टूडेंट्स का। वहाँ सबको पता था। आज बच्चे वहाँ इतने खुश से, इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अभी तक एक्सक्लूसिव चल रहा है, अब नहीं रहेगा। जब एक बार बच्चे वहाँ चले गए, अच्छे से पढ़ाई होने लगी, बच्चे बताते हैं ना फ़ोन करके घर पे कि हाँ बहुत अच्छा है, सारा कुछ ठीक है, वीडियोस डालते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो लोग जान जाते हैं यूनिवर्सिटी को। फिर वहाँ 10, 15, 20 लोग ऐसे चले जाते हैं। तो ये बहुत कोई सोचने वाली बात नहीं है। बस कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए। कंसल्टेंट अच्छा होगा तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो साइन हो गया या पेमेंट दोगे, ऐसे भी आज के टाइम में जो पेमेंट देना है, कैश तो देना नहीं है किसी को, कैश तो दो ही नहीं। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। कैश क्यों देना है? कुछ भी दो तो बोलो जीएसटी बिल दीजिए हमको, कैश में अकाउंट में पैसा दो उनके, ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए। प्रूफ होना चाहिए ना, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने पेमेंट किया है? तो ऑलवेज हैव सम प्रूफ। इसलिए हमेशा डिजिटल ट्रांजेक्शन कीजिए आज के टाइम में। कैश मतलब कैश वाला काम छोड़ ही दीजिए, कैशलेस विथ प्रूफ। कैसे फ्रॉड हो सकता है आज के टाइम में? आपको लगता है पॉसिबल है? आज जितना डिजिटल और जितना अवेयरनेस चल रहा है, कोई कर सकता है, वो पहले की बातें थी। डिजिटल पेमेंट हुआ है, फुल प्रूफ है, 1 मिनट लगेगा, आप कोर्ट में जाओगे, फैसला आ जाएगा। बदनामी अलग से होगी कंसल्टेंट की। बदनामी क्या होगी? बहुत गंदी बदनामी होगी। तो आज के टाइम ऐसा नहीं होता है। बस जो करो कैशलेस करो। ओके, चलिए, थैंक यू सर। शुक्रिया आप सभी का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।